बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी है जैसे आसमान फट गया हो। बिजली जब चमकती है तो मिट्टी की दीवारों वाले एक छोटे से कच्चे घर का मंजर दिखता है। छत से पानी टपक रहा है, जिसे रोकने के लिए जगह जगह पुराने बर्तन रखे गए हैं। अंदर एक पुरानी चारपाई पर लीला दादा लेटे हुए हैं। उनकी सांसें उखड़ रही हैं। पास ही दादी बैठी हैं। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। केतन कोने में खड़ा है। उसके चेहरे पर बेबसी है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। दादा, आप हिम्मत मत हारिए। मैं अभी डॉक्टर बाबू को बुला कर लाता हूँ। बस थोड़ी देर और रुकिए, मैं इस बारिश में भी दौड़ कर जाऊंगा। नहीं लल्ला, अब डॉक्टर के आने से क्या होगा? समय आ गया है। तू मत जा। इस तूफान में बाहर जाना ठीक नहीं। मेरे पास बैठ, मेरी बात सुन। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो केतन को बहुत कुछ सीखना है आपसे। देखिए ना, कैसे कांप रहा है बच्चा। रोना बंद करो भाग्यवान। जीवन एक चक्र है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी में पसीना बहाया है। गरीबी रही, तंगी रही, लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारा। केतन, मेरे बच्चे, इधर आ। केतन दादा के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। याद रखना बेटा, गरीबी कपड़ों में होती है, इंसान के चरित्र में नहीं। दुनिया तुझे हैसियत से तौलेगी, लेकिन तू खुद को अपनी मेहनत से तौलना। ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, पर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दादा, मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं आपको और दादी को वो सारी खुशियां दूंगा जिसके आप हकदार थे। बस आप हमारे साथ रहिए। मुझे भरोसा है तुझ पर। दादी का ख्याल रखना और याद रखना, मेहनत कभी मत छोड़ना। लीला दादा का हाथ धीरे से नीचे गिर जाता है। कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है, जिसे केवल बाहर गिरती बारिश की आवाज तोड़ रही है। दादी जोर जोर से रोने लगती हैं और केतन अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोता है। कुछ दिन बीत चुके हैं। बारिश अभी भी जारी है, लेकिन अब वह तूफानी नहीं बल्कि रिमझिम है। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ग्रामीण इकट्ठा हैं जो बारिश से बचने के लिए तिरपाल के नीचे खड़े हैं। वातावरण में गीली मिट्टी की सोंधी खुशबू है। अरे ओ गधो, मैं कह रहा हूँ कि इस बारिश में अगर गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय मिल जाए तो कसम से जन्नत यही मिल जाएगी। तू हमेशा खाने की ही सोचता रहता है। पकौड़े वकौड़े छोड़, मुझे तो लगता है कि इस मौसम में कुछ ऐसा होना चाहिए जो एकदम चटपटा हो, जैसे वो शहर वाले खाते हैं। वो क्या कहते हैं उसे? मैगी। हाँ, मैगी। मैगी? अबे वो तो बच्चों का खाना है। हम मर्द लोग हैं, हमें तो ठोस खाना चाहिए। और वैसे भी हमारे गांव में कौन बनाता है वो मैगी? अरे तूने सुना नहीं? केतन की दादी के हाथ में जादू है। सुना है वो कुछ खास मसाले डालती हैं। वैसे बेचारा केतन दादाजी के जाने के बाद कितना टूट गया है। तभी पास खड़ा एक अन्य ग्रामीण गंभीर आवाज में बोलता है। सच में लीला दादा बहुत नेक इंसान थे। पूरे गांव में उनकी इज्जत थी। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। केतन और उसकी दादी के लिए ये समय बहुत कठिन है। हाँ, सही कह रहे हो। गरीबी ने उन्हें बहुत सताया, लेकिन दादाजी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर यार, दुख अपनी जगह है, लेकिन भूख अपनी जगह। सच में इस बारिश में कुछ चटपटा मिल जाता तो मजा आ जाता। अबे ओ भुक्कड़, अभी हम दादाजी की बात कर रहे हैं और तुझे अपनी भूख सूझ रही है? शर्म कर।
अरे भाई, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर हम केतन की मदद कर सकें तो अच्छा होगा। केतन और दादी के घर की हालत और खराब हो गई है। दादी अपनी पुरानी पोटली से कुछ गहने निकालती हैं जो उन्होंने बेचने के लिए रखे हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में अपने पोते के लिए अपार प्रेम है। दादी, आपने फिर से अपने गहने निकालने शुरू कर दिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कहीं भी मजदूरी कर लूंगा, लेकिन आप अपनी आखिरी निशानी नहीं बेचेंगी। पदले, गहने तो सिर्फ धातु के टुकड़े हैं। तू मेरा असली गहना है। अगर तेरी पढ़ाई और पेट की भूख इन गहनों से मिटती है तो मुझे इन्हें बेचने में कोई दुख नहीं। तू बस हिम्मत मत हारना। मुझे भूख नहीं है दादी, बस मन भारी है। दादाजी हमेशा कहते थे कि हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, पर यहाँ तो काम ही नहीं मिल रहा। रुक, तू उदास मत हो। आज मैं तेरे लिए कुछ खास बनाती हूँ। दादी चूल्हे पर एक छोटा सा पतीला रखती हैं। वह उसमें पानी, कुछ खास मसाले और मैगी डालती हैं। जैसे जैसे मैगी पकती है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। केतन अपनी नाक सिकोड़ता है और उसकी आंखों में चमक आती है। वाह दादी, ये खुशबू तो कमाल की है। ये साधारण मैगी जैसी नहीं लग रही। ये तेरे दादाजी की बताई हुई रेसिपी है। वो कहते थे कि खाने में स्वाद मसाले का नहीं, बनाने वाले के प्यार का होता है। ले, चख कर देख। केतन एक निवाला खाता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। दादी, ये तो अद्भुत है। मैंने आज तक ऐसी मैगी नहीं खाई। इसका स्वाद एकदम अलग है, तीखा, चटपटा और बहुत ही सुकून देने वाला। दादी, आप ये मैगी सिर्फ घर में क्यों बनाती हैं? क्यों ना हम इसे गांव वालों को खिलाएं? क्या पागल हो गया है? हम गरीब लोग हैं। व्यापार करना हमारे बस की बात नहीं। और लोग क्या कहेंगे कि एक बूढ़ी औरत मैगी बेच रही है? लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता क्यों करना। हम ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए ना, बारिश का मौसम है, सबको कुछ चटपटा खाने का मन करता है। हम एक छोटी सी रेहड़ी लगाएंगे। हम लोगों को वो स्वाद देंगे जो उन्होंने कभी नहीं चखा। हम दादाजी के सपनों को पूरा करेंगे। पर बेटा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास मेहनत करने वाले हाथ हैं और आपके पास ये जादुई स्वाद। हम पुरानी लकड़ियों से एक छोटी सी मेज बना लेंगे, बस आप हाँ कह दीजिए। दादी के चेहरे पर एक द्वंद चलता है, फिर वह धीरे से मुस्कुराती हैं। ठीक है लल्ला, जैसा तू चाहे, हम कोशिश करेंगे। गांव के चौराहे पर एक छोटी सी कच्ची लकड़ी की रेहड़ी लगी है। उस पर एक छोटा सा बोर्ड लटका है जिस पर हाथ से लिखा है, दादी की स्पेशल मैगी। बारिश अभी भी रिमझिम गिर रही है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। केतन और दादी एक दूसरे को देख रहे हैं। शायद मैंने जल्दबाजी कर दी दादी, लोग शायद इसे पसंद न करें। धैर्य रख बेटा, ईमानदारी का फल थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन मीठा होता है। तभी गांव के दो मशहूर खाने के उस्ताद चटोरा चंदू और भुक्खर बबलू एक ही फटे हुए छाते के नीचे बहस करते हुए वहां पहुंचते हैं। बारिश तेज हो रही है और दोनों छाते में जगह को लेकर लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये छाता तेरा है, मेरा नहीं। तूने आधा हिस्सा घेर रखा है। अबे ओ अंधे, तू देख नहीं रहा कि बारिश मेरी तरफ ज्यादा गिर रही है? इधर खिसक। अचानक हवा का एक झोंका मैगी की खुशबू को उनकी तरफ ले जाता है। दोनों के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। भाई, ये खुशबू, ये तो वही है जिसकी हम बात कर रहे थे। सच में? ये तो एकदम स्वर्ग जैसी खुशबू है। देख, यहाँ दादी की स्पेशल मैगी लिखा है। ओ केतन बबुआ, ये क्या बना रहे हो? क्या ये वही मैगी है जिसकी चर्चा पूरे गांव में है? हाँ काका, ये मेरी दादी के हाथ की स्पेशल मैगी है, आप चख कर देखिए। दादी बड़े प्यार से 2 प्लेट मैगी सजाकर उन्हें देती हैं। दोनों लालच से पहला निवाला लेते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ओह तेरी, ये क्या चीज है? ऐसा स्वाद तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दादी, आपने इसमें क्या डाला है?
कसम से दादी, ऐसा लग रहा है जैसे स्वाद का विस्फोट हो गया हो। केतन, तूने तो कमाल कर दिया। ये मैगी नहीं, ये तो अमृत है। अरे मुझे तो लग रहा है कि लीला दादा ने ही तुझे ये गुप्त नुस्खा सिखाया होगा। उनका स्वाद हमेशा से लाजवाब था। हाँ काका, ये दादाजी की ही देन है। सुन भाई, आज से हम तेरे पक्के ग्राहक हैं। अब तू बस इसे बनाना बंद मत करना, वरना हम गांव में दंगा कर देंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और मजे से मैगी खाते हैं। धीरे धीरे अन्य ग्रामीण भी खुशबू से खिंचे चले आते हैं और रेहड़ी पर भीड़ जमा होने लगती है। समय बीत रहा है और बारिश का मौसम अपनी चरम सीमा पर है। गांव के लोग अब यहाँ सिर्फ मैगी खाने नहीं, बल्कि गपशप करने भी आते हैं। केतन, तेरी ये मैगी अब पूरे इलाके में मशहूर हो गई है। कल पड़ोस के गांव वाले भी पूछ रहे थे कि वो जादुई मैगी कहाँ मिलती है। ये सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है काका, दादी की मेहनत और आप सबका साथ। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे। लोग खुशी खुशी पैसे दे रहे हैं और मैगी का आनंद ले रहे हैं। वातावरण में खुशी, हंसी और गर्माहट है, जो बाहर की ठंडी बारिश के बिल्कुल विपरीत है। तभी एक आलीशान काली गाड़ी कीचड़ उड़ाते हुए वहां रुकती है। गाड़ी से एक मोटा, सोने की अंगूठियों से लदा हुआ आदमी उतरता है। भंडारी सेठ। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? इस गंदे चौराहे पर ये कूड़ा कचरा बेचकर तुम लोग गांव की छवि खराब कर रहे हो। पर मालिक, खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। लगता है असली माल यही है। चुप रह बे, तू यहाँ खाने आया है या मेरी सेवा करने? ओ लड़के, तुझे पता है ये जगह किसकी है? इस पूरे इलाके पर मेरा प्रभाव है। तू यहाँ बिना मेरी अनुमति के ये दुकान लगाकर मुझसे टक्कर ले रहा है। सेठ जी, मैं आपसे टक्कर नहीं ले रहा। मैं तो बस अपनी दादी के साथ मिलकर मेहनत कर रहा हूँ ताकि हम अपना पेट पाल सकें। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या पता है। ये गंदगी, ये भीड़, इससे मेरा रास्ता रुकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाके में ऐसी मामूली चीजें बिकें। कल तक ये रेहड़ी यहाँ से हटा लेना, वरना मैं प्रशासन को बुलाकर इसे तुड़वा दूंगा। अरे भंडारी सेठ, आप इतने घमंडी क्यों हैं? बेचारा बच्चा मेहनत कर रहा है और आपको इसमें दिक्कत है। तू चुप रहेगा पोड़ी, अपनी औकात मत भूल। केतन, याद रखना, मेरी चेतावनी को हल्के में मत लेना। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भंडारी सेठ गुस्से में पैर पटकते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। नौकर अभी भी मैगी की प्लेट की तरफ ललचाई नजरों से देख रहा होता है। तभी सेठ उसे जोर से चिल्लाकर बुलाता है और नौकर डरकर भागता है। भंडारी सेठ की धमकी के बाद केतन और दादी डर जाते हैं, लेकिन ग्रामीण उनके साथ खड़े होते हैं। केतन, तू डर मत। भंडारी सेठ सिर्फ शोर मचाना जानता है। तू अपनी दुकान किसी और जगह ले जा, हम सब तेरे साथ हैं। केतन और दादी अपनी रेहड़ी को गांव के दूसरे छोर पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ले जाते हैं। यहाँ जगह ज्यादा है और माहौल और भी शांत है। दादी, अब हम सिर्फ साधारण मैगी नहीं बनाएंगे, हम इसमें कुछ नया जोड़ेंगे, जैसे कि एग मैगी, चीज मैगी और मसाला मैगी। और बारिश के लिए एक खास रेन स्पेशल मैगी बनाएंगे जिसमें ढेर सारी सब्जियां और खास तड़का होगा। क्यों नहीं लल्ला, हम इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। बारिश हो रही है। मैगी का रंग सुनहरा और लाल है। लोग अब और भी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। अरे वाह, ये एग मैगी तो कमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े होटल में बैठे हों। और ये चीज मैगी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। केतन, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। केतन की कमाई बढ़ रही है, लेकिन उसका स्वभाव वही विनम्र बना हुआ है। रात का समय है। घर में अब रोशनी ज्यादा है। बाहर बारिश की बूंदें टिन की छत पर संगीत पैदा कर रही हैं।
दादी, मेरे पास अब इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। हम एक पक्की छत बनाएंगे जहां लोग बारिश से बचकर बैठ सकें और सुकून से खाना खा सकें। बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन क्या तूने भंडारी सेठ के बारे में सोचा है? वह बहुत शक्तिशाली है। अगर उसे पता चला कि तू तरक्की कर रहा है तो वह तुझे चैन से नहीं रहने देगा। दादी, डरकर जीने से बेहतर है कि हम साहस के साथ जिएं। दादाजी कहते थे कि सच्चाई और मेहनत के आगे हर दीवार गिर जाती है। मैं अब डरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब दादाजी ऊपर से हमें देखें तो उन्हें गर्व हो कि उनका पोता अब किसी का मोहताज नहीं है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। हम अपना ढाबा बनाएंगे। केतन ने गांव के किनारे एक छोटी सी जमीन किराए पर ली और वहां एक छोटा लेकिन सुंदर ढाबा बनाया। उसने उसे नाम दिया दादी पोता मैगी पॉइंट। ढाबे की सजावट साधारण थी, लेकिन सफाई और प्यार भरपूर था। इधर भंडारी सेठ अपनी हवेली में बैठा यह सब देख रहा था। वह गुस्से से अपनी मेज पर हाथ मारता है। वो मामूली लड़का एक मामूली मैगी बेचकर वो मेरा प्रभाव कम कर रहा है। अब पूरा गांव उसकी तारीफ करता है। ये बर्दाश्त के बाहर है। मालिक, सच कहूं तो उनकी एग मैगी सच में बहुत स्वादिष्ट होती है। एक बार चक्कर तो देखिए। चुप कर। तू मेरी तरफ से है या उस मैगी वाले की तरफ से? जा मेरे लिए चाय ला, वरना तेरी नौकरी जाएगी। नौकर डरकर भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वह मन ही मन कहता है, मालिक को क्या पता कि स्वाद का असली मजा क्या होता है। एक दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ थी। तभी भंडारी सेठ अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। वह जानबूझकर कीचड़ उछालते हुए अंदर आता है। तो यहाँ साम्राज्य खड़ा कर लिया है तुमने। केतन, तुझे लगा कि तू मुझे नजरअंदाज करके खुश रहेगा? सेठ जी, मैं किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहा। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। आप भी बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म मैगी बनाता हूँ। मुझे तेरी भीख नहीं चाहिए। सुन, ये ढाबा यहाँ नहीं चल सकता। ये जमीन अवैध है। मैं इसे तुड़वा दूंगा। अरे सेठ जी, आप फिर शुरू हो गए। ये जमीन कानूनी तौर पर किराए पर ली गई है। आप बीच में क्यों आ रहे हैं? तुम सब चुप रहो। केतन, याद रखना, मेरा वार जब होता है तो निशान गहरा होता है। तू अभी ऊपर गया है, लेकिन नीचे गिरना भी तुझे बहुत दर्दनाक होगा। भंडारी सेठ वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक साजिश साफ दिख रही थी। भंडारी सेठ के जाने के बाद ढाबे में सन्नाटा छा जाता है। दादी डरी हुई हैं। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, वो हमें चैन से नहीं रहने देगा। शायद हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। नहीं दादी, अगर हम आज डर गए तो हम पूरी जिंदगी डरकर ही जिएंगे। हम गलत नहीं हैं। हम मेहनत कर रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। हम इस ढाबे को नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीण लोग केतन के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। हम सब तेरे साथ हैं केतन। अगर भंडारी सेठ कुछ करेगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। केतन के चेहरे पर एक नई चमक है। वह समझ गया है कि एकता में ही असली ताकत है। समय बीतता गया। दादी पोता मैगी पॉइंट अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के शहरों और गांवों से लोग एग मैगी चखने आने लगे। उसकी एग मैगी सबसे प्रसिद्ध थी। एक दोपहर जब बारिश धीमी थी, केतन के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। हेलो, क्या तुम केतन बोल रहे हो? मैं जिला अधिकारी का कार्यालय से बोल रहा हूँ। तुम्हारे ढाबे के बारे में शिकायत मिली है कि वो मुख्य सड़क के प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहा है। सरकार वहां एक बड़ा हाईवे बनाने वाली है। क्या हाईवे? पर मेरी जमीन तो बहुत पीछे है। नक्शे में बदलाव हुए हैं। तुम्हें अपना ढाबा अगले 3 दिनों में खाली करना होगा, वरना पुलिस आकर उसे ध्वस्त कर देगी। तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे कागजात अधूरे हैं। केतन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। फोन कट जाता है।
लेकिन केतन बहुत तनाव में है। उसे डर है कि उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तीसरे दिन जब भारी बारिश हो रही थी, 3 आदमी सूट बूट पहनकर और 1 आदमी पुलिस की वर्दी में ढाबे पर पहुंचते हैं। उनके चेहरे सख्त हैं और वे बहुत रौब झाड़ रहे हैं। मैं स्पेशल ऑफिसर शर्मा हूं। हमें आदेश मिले हैं कि इस अवैध निर्माण को अभी इसी वक्त गिरा दिया जाए। साहब कृपया मेरी बात सुनिए, मेरे पास सारे कागजात हैं, आप एक बार जांच कर लीजिए। कागजात की जरूरत नहीं है, आदेश ऊपर से आया है। चलो सामान हटाओ वरना हम जबरदस्ती करेंगे। दादी रोने लगती हैं। ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। हट जाओ सब, कानून का काम होने दो। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग ग्रामीण आगे आता है। वह ध्यान से उस स्पेशल ऑफिसर के चेहरे को देखता है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम ऑफिसर नहीं हो। तुम वही हो ना जो 3 साल पहले शहर में चोरी करते हुए पकड़े गए थे। तुम तो गजा हो, एक शातिर चोर। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। नकली अधिकारी घबरा जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो बूढ़े? अपनी आंखें ठीक करो। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें जेल जाते देखा था। और ये वर्दी, ये तो बिल्कुल नकली लग रही है। देखो इसकी सिलाई कितनी खराब है। ओए सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? तू यहाँ हमें डराने आया था? नकली अधिकारियों को जब ग्रामीणों ने पकड़ लिया और धमकाया तो उनमें से एक टूट गया और सब कुछ उगल दिया। देखो, मुझे बस वो ढाबा खत्म करना है। तुम लोग बस अधिकारी बनकर जाओ, उसे डराओ और उसे खाली करवा लो। उसके बाद तुम ये सारे पैसे रख लेना। बस याद रहे, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। सेठ जी, ये जोखिम भरा काम है। अगर पकड़े गए तो? डरपोक कहीं के। मेरे पास इतना पैसा और रसूख है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। बस काम पूरा करो और इस लड़के का घमंड तोड़ दो। सेठ जी, वो लड़का अकेला नहीं है, पूरा गांव उसके साथ खड़ा रहता है। अगर ग्रामीण बीच में आ गए तो मामला बिगड़ सकता है। गांव वाले? अरे ये लोग 2 दिन शोर मचाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। पैसा बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर उसने असली प्रशासन या पुलिस से शिकायत कर दी तो? तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। ढाबा टूट जाएगा, उसका हौसला टूट जाएगा और फिर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। काम पूरा करो, पैसे भी मिलेंगे और इनाम भी। लेकिन याद रखना, अगर मेरा नाम कहीं आया तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। चिंता मत कीजिए सेठ जी, कल तक केतन का ढाबा सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। तभी भंडारी सेठ अपनी गाड़ी से उतरकर वहां पहुंचता है, चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए। अरे ये क्या हंगामा हो रहा है? केतन, मैंने सुना यहाँ कुछ अधिकारी आए थे, क्या सब ठीक है? सब ठीक है सेठ जी, आपकी सारी पोल खुल गई है। ये आपके भेजे हुए गुंडे हैं। सेठ जी, आपने सोचा था कि आप पैसे के दम पर मेरी मेहनत को मिटा देंगे। आपने मेरे साथ नहीं बल्कि उन सभी ग्रामीणों के साथ गद्दारी की है जो यहाँ आते हैं। ये सब झूठ है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं सेठ जी, हमने सब सच बता दिया है। आपने ही हमें पैसे दिए थे। पूरा गांव अब भंडारी सेठ के खिलाफ चिल्ला रहा है। नौकर जो अब तक चुप था, वो भी आगे आता है। मालिक, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। आपने हमेशा सबका अपमान किया। आपने इस मासूम लड़के और उसकी दादी को परेशान किया। मुझे आपकी गुलामी अब मंजूर नहीं। भंडारी सेठ अब अकेला पड़ चुका है। उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। हाँ, मैं जलता था उससे। वो एक मामूली लड़का था, लेकिन उसने वो सब पा लिया जो मैं पैसे से नहीं खरीद सका। लोगों का प्यार और इज्जत। मेरी अमीरी ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दो केतन, मुझे माफ कर दो। दादी आगे बढ़ती हैं। उनके चेहरे पर दया है। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है सेठ जी। हमने आपको माफ किया, लेकिन कानून को अपना काम करने दीजिए। तभी असली पुलिस वहां पहुंचती है, जिन्हें ग्रामीणों ने फोन किया था। पुलिस भंडारी सेठ और उन 4 नकली अधिकारियों को हथकड़ियां पहनाकर ले जाती है। दादी, आज हमें समझ आया
कि ईमानदारी का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन वो कभी गलत जगह नहीं ले जाता। हाँ बेटा, तेरे दादाजी आज बहुत खुश होंगे। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे हवाओं में लीला दादा की आवाज गूंज रही हो। मेहनत कभी मत छोड़ना,